आसमां छू के आने की जिद है मुझे, आसमां छू के आने की जिद है मुझे। धूप है या घटा है मुझे क्या पता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता, मुझको अपनी उड़ानों से है वास्ता। किस तरफ की हवा है मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता किस तरफ की हवा है। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर मुझे हवा के विपरीत भी उड़ना पड़े तो मैं अपनी मेहनत के बल पर हवा के विपरीत भी, लहरों के विपरीत भी उड़ सकता हूं। इतना भरोसा खुद के ऊपर होना चाहिए, खुद की कलम में इतना भरोसा होना चाहिए। हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो वैचारिक पृष्ठभूमि की धमाकेदार, शानदार, दमदार, मजेदार सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास पहली क्लास में हम देख चुके हैं, जो कि पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में, विस्तार में हमने वैचारिक पृष्ठभूमि को शुरू किया है। उम्मीद करता हूं आपने भी देखी होगी, जिन बच्चों ने देखी होगी वो जानते हैं कितनी डिटेल में, कितने बेसिक से हमने उसकी पृष्ठभूमि को शुरू किया था। कैसे कैसे हम विचारधाराओं को बदलते हैं, कैसे कैसे विचारधाराएं हमारे सामने बदलती हैं, कैसे कैसे युग परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे कुछ बदलाव आते हैं, और बदलाव की जो स्थितियां होती हैं, बदलाव क्यों होता है, उसके कुछ कारण होते हैं, वो हमने पिछली क्लास में देखा है। जैसे कि नवजागरण आया, आधुनिक काल को नवजागरण कहा गया। ठीक है, आधुनिक काल के नवजागरण में ही हमारे सामने स्वाधीनता संग्राम को हमने देखा, कैसे कैसे स्वाधीनता संग्राम का उदय हुआ और कहां जाके इसने अपना एक बड़ा रूप हासिल किया। जैसे हमने बताया था, स्वाधीनता संग्राम 1857 में शुरू होता है, लेकिन अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 1857 से एक शताब्दी पहले 1757 में ही शुरू हो जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को 1757 में प्लासी के युद्ध में हराया था और संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। तो 1757 से ही सिराजुद्दौला के पराजय के बाद में हमारे जो भारत में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी। तो ये सब हमने जाना। उसके बाद में नवजागरण के लिए हमने देखा, और उसके बाद फिर नवजागरण में जो हमारे क्या थे, सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ है। कैसे कैसे उदय हुआ, किस किस सामाजिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब सत्यशोधक समाज, ये सब हमने पिछली क्लास में जाने हैं। उम्मीद करता हूं पिछली क्लास देख करके आए होंगे। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें। और एक रिक्वेस्ट और है कि अपनी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक, सखा संबंधियों तक, सभी के पास तक शेयर करें जो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। चाहे वो यूजीसी नेट के लिए हो, चाहे वो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के लिए हो, चाहे वो DSSB की जो भर्ती आ रही है उसके लिए हो, सभी के लिए ये क्लास उपयोगी होने वाली है। और इसमें आज हम शुरू करेंगे, हमारी दूसरी क्लास है, हमारी जो है वो आज ये दूसरी क्लास है। और इस दूसरी क्लास में हम क्या देखेंगे, हिंदी नवजागरण को देखेंगे। अब तक हमने देखा था नवजागरण, हमने देखा था आधुनिक काल को नवजागरण कहा गया है। और अब हम देखेंगे, आज देखेंगे हिंदी नवजागरण को। नवजागरण हमने पूरे संपूर्ण भारत का देखा था, भारतवर्ष का देखा था। आज हम देखेंगे हिंदी नवजागरण को, और हिंदी नवजागरण में भी फिर हम दूसरी जो चीज देखेंगे वो खड़ी बोली आंदोलन को देखेंगे। खड़ी बोली आंदोलन का उदय कहां से हुआ, खड़ी बोली आंदोलन कैसे कैसे हमारे साहित्य से जुड़ा, उस सभी को देखेंगे। दूसरी क्लास है, ठीक है। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यहां से हम शुरू करते हैं, यहां से हम देखेंगे हिंदी नवजागरण को। हिंदी नवजागरण का जो अभिप्राय है यहां लिखा हुआ भी है, मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है।
हिंदी नवजागरण का जो भी अभिप्राय है वो अभिप्राय क्या है। मतलब कह सकते हैं हम कि हिंदी नवजागरण का जो हम अर्थ निकालते हैं या अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि 1857 में जो हमारा प्रथम विद्रोह हुआ था स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बाद में हिंदी प्रदेश में राजनीतिक जागरण कैसे हुआ। ठीक है, राजनीतिक जागरण क्या था, सामाजिक जागरण क्या था, सांस्कृतिक जागरण क्या था, उस सभी से हमारा हिंदी नवजागरण बनता है, हिंदी प्रदेश के जागरण से। ठीक है, क्योंकि हम हिंदी जागरण पढ़ते रहे हैं, हिंदी नव जागरण पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ हिंदी प्रदेशों की बात करनी है, हिंदी प्रदेशों की चर्चा करनी है, और हिंदी प्रदेश के अंदर ही जो जो हमारे जागरण होते हैं, चाहे वो राजनीतिक जागरण हो, चाहे वो सामाजिक जागरण हो, चाहे वो सांस्कृतिक जागरण हो, इस सभी से मिलकर के हमारा हिंदी नव जागरण बनता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत अगर हम माने, इसकी शुरुआत, पहली शुरुआत जो होती है वो खुद ब खुद क्या है, वो खुद ब खुद हमारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह, 1857 का जो भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था, जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि अंग्रेजों की नीतियों से परेशान होकर, अंग्रेजों की नीतियों से, कुरीतियों से परेशान होकर राजाओं ने, सिपाहियों ने, किसानों ने एकजुट होकर 1857 में जो पहला विद्रोह शुरू किया था, वही है हमारा हिंदी नवजागरण का पहला शुरुआती दौर या प्रथम शुरुआत हम इसको कह सकते हैं। द्वितीय शुरुआत पर अगर हम जाएं, यानी कि दूसरा चरण, पहला चरण क्या हो गया, जो 1857 का प्रथम विद्रोह था। ठीक है, दूसरा चरण शुरू होता है इसका हमारा क्या, हिंदी क्षेत्र में, हिंदी प्रदेशों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन शैली से, भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग परिवर्तक साहित्य से इसका दूसरा चरण शुरू होता है हिंदी नवजागरण का, जिसके अंदर भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक गद्य का एक विस्तृत रूप दिया है, जिसमें हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि भारतेंदु जी ने पहली बार आम जनता को किसमें, साहित्य के केंद्र में रखा। इससे पहले क्या चल रहा था, रीतिकाल तक अगर हम देखें तो रीतिकाल तक साहित्य के या कविताओं के या रचनाओं के केंद्र में क्या था, राजा महाराजाएं थे, उनकी विलासिताएं थी, सुंदरता थी। ठीक है, उसमें रस था, अलंकार था, ये सब थे उसके अंदर केंद्र में। लेकिन जो आम जनता थी, आम जनता इसमें केंद्र में नहीं थी, अगर आती भी थी तो साइड से आती थी। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही इसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, गद्य को शुरुआत किया है। उसके बाद में तीसरा चरण अगर हम देखें, पहला चरण हो गया हमारा जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का प्रथम विद्रोह था, पहला चरण। दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग परिवर्तक हिंदी साहित्य या फिर साहित्य शैली या फिर उनका जो भी लिखा हुआ हमारे सामने आता है या उनकी विचारधारा। ठीक है, तीसरा चरण क्या होता है, तीसरा चरण होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा चरण जो शुरू होता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका से हम इसका तीसरा चरण मानते हैं हिंदी नवजागरण की शुरुआत के लिए। ठीक है, हिंदी नवजागरण की शुरुआत के लिए हम मानते हैं तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी को। बात यहां तक हो गई, ये सब इसमें लिखा हुआ भी है। अब इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, लिख लेना, यहां लिखी हुई नहीं है, लिखते जरूर रहना कि सर्वमान्य बात तो तुम जानते ही हो कि आधुनिक काल की जो शुरुआत है, आधुनिक काल की शुरुआत हम मानते हैं, हम क्या सभी मानते हैं कि भारतेंदु युग से ही हुई है, भारतेंदु के साहित्य से हुई है, भारतेंदु के जीवन शैली से हुई है आधुनिक युग की, आधुनिक काल की शुरुआत। और आधुनिक काल को नव जागरण का नाम देने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, वो जाता है डॉक्टर रामविलास शर्मा को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को, बहुत बड़े क्या हैं, आधुनिक काल के आलोचक हैं,
ठीक है। और आधुनिक काल को ही नवजागरण का नाम जो दिया है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दिया है, ठीक है। इनके बारे में अभी हम और चर्चा करेंगे। इन्होंने भारतेंदु जी के ऊपर कुछ पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने बताया है, क्या पुस्तक लिखी है देखो, लब्ध प्रतिष्ठ प्रगतिशील आलोचक डॉक्टर राम विलास शर्मा, इन्होंने पुस्तक लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। पुस्तक का नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्याएं। जो हिंदी नवजागरण बना है उसमें क्या क्या समस्याएं आई हैं और उसके साथ में समस्याओं के लिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो साहित्य रचा है उसके बारे में इसमें इन्होंने चर्चा की है। इस ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक, क्या इस ग्रंथ में आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसको माना? भारतेंदु के जीवन और साहित्य संबंधी जीवंत तत्वों को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है कि आज की अनेक समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। मतलब कहने का क्या है, जो रामविलास शर्मा हैं वो क्या हैं? प्रगतिशील आलोचक हैं, प्रगतिशीलवादी हैं, ठीक है, प्रगतिवाद के आलोचक हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी साहित्य या हिंदी नवजागरण की समस्याएं। हिंदी नवजागरण में जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को केंद्र में रख के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो भी कुछ रचनाएं की हैं उन सभी को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। और इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु के जीवन और भारतेंदु के साहित्य संबंधी जो भी तत्व हैं उनको इस तरह से इस रूप में किताब में पुस्तक में लिखा गया है कि उन सभी तत्वों से आज की बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है, ठीक है। और जिसके लिए कुछ विद्वानों में हलचल भी मची थी क्योंकि बहुत बड़ी पुस्तक थी, बहुत बड़ा योगदान था, जिसको एक रूप में आधुनिक काल का नाम भी इन्होंने दिया है नवजागरण, ठीक है। और इसके बाद में भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की समस्याओं पर विस्तारों से विचार करते हुए इस पुस्तक में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं और मुख्यतः उनकी बताई हुई दिशा में चलकर ही हमारा साहित्य, क्या है ये? हमारा साहित्य, ठीक है, हमारा साहित्य उन्नति कर सकता है, ठीक है, कर सकेगा। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की समस्याओं पर विस्तार से क्या की है इस पुस्तक में, क्या यह भी प्रतिपादित किया गया है कि भारतेंदु हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं। भारतीय क्या है? जातीय परंपरा के संस्थापक किसको बता दिया? भारतेंदु को बताया है कि हिंदी की जातीय परंपरा जो भी है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर इन्होंने गद्य को रखा है, गद्य की शुरुआत इन्होंने की है, ठीक है। और इन्होंने आम जनता को अपने साहित्य के केंद्र में रखा है और यहीं से शुरुआत होती है हमारे साहित्य में, जब आम जनता को, आम नागरिक को, ग्रामीण नागरिक को, गांव के किसान को क्या मिला है? एक स्थान मिला है साहित्य में। जैसे कि स्थान दिया गया है गोदान में, एक आम किसान को केंद्र में रखा गया है, ठीक है, रखा गया है ना, रखा गया है। जैसे कि हम कविता पढ़ते हैं, कौन सी? राही, क्या है उसमें? एक मंगरोरी जाति की एक महिला को केंद्र में रखा गया है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं अपना अपना भाग्य जैनेंद्र की, तो उसमें एक आम बच्चे को केंद्र में रखा गया है। तो इस तरह से कहानियां आगे चलती हैं, उपन्यासों में, कहानियों में आम जनता को केंद्र में रखा गया है। और इसीलिए बताया गया है कि हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक कौन है? भारतेंदु, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे यहां तक बात हो गई है, ठीक है। और एक चीज और है, इन्होंने यहां तक जो अभी तक चर्चा की थी भारतेंदु के लिए की थी, ठीक है। एक पुस्तक इन्होंने और लिखी है, क्या लिखी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और हिंदी नवजागरण, ठीक है।
हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसके अंदर भी इन्होंने जो सरस्वती पत्रिका के बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी नवजागरण में जो युग परिवर्तक का कार्य किया है, इन्होंने भी अपनी इस जो विचारधारा है, जो नवजागरण का क्षेत्र है हिंदी नवजागरण का, इसमें अग्रणी स्थान प्राप्त किया है, यानी कि अपनी इस विचारधारा को आगे बहुत ज्यादा विकसित किया है। भारतेंदु जी से भी आगे ले जाकर के इन्होंने इस विचारधारा को हिंदी नवजागरण को आगे बढ़ाया है। हिंदी को क्या किया है? शुद्ध किया है। हिंदी को परिनिष्ठ किया है या शुद्धता दी है। हिंदी को शुद्धता का रूप दिया है। और इन्होंने क्या किया है? जो हमारे सामने आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो भी हिंदी में कविताएं या कहानियां लिखी जा रही थी, जो भी कुछ गलतियां होती थी ना, जैसे कि मान के चलो इन्होंने क्या किया है? मोटिवेट किया है नए लेखकों को हिंदी में लिखने के लिए प्रोत्साहित किया है। और नए लेखकों में जैसे कि मान के चलो कुछ लेखक हैं और अब तक ब्रज भाषा में लिख रहे थे, अवधी में लिख रहे थे, वो जब हिंदी में आ रहे थे, खड़ी बोली में आ रहे थे, तो उनकी भाषा में, उनकी हिंदी में जो कुछ कमियां होती थी, सरस्वती पत्रिका में छपने के लिए जो लेखक अपनी कविताओं को, कहानियों को लिख करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास लाते थे, तो उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी उन लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी उन कमियों को, उनकी उन गलतियों को सुधार करके सरस्वती में छापा करते थे। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की गलतियों को अपने हाथ से ठीक करके उसको कमी का थोप ना देना, कमी कहकर लौटा ना देना कि इसमें ये कमी है, तुम इसको जाओ वापस से लेकर आओ। तो वो जाता तो क्या करता? फिर उसमें नहीं लिखता, अरे चलो छोड़ो यार, जो हमारा लिख रहे थे हम पहले से जिस भाषा में, हम उसमें लिखते रहेंगे, क्यों परेशान हो, क्यों चक्कर में पड़े। कहानी कविता उस भाषा में भी लोग पढ़ रहे हैं, अब भी पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या हुआ? जब उनकी कमियां थी, उनकी भाषा में कुछ दिक्कतें थी, गलतियां थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी कमियों को, गलतियों को अपने हाथ से ठीक करके, सुधार करके तब सरस्वती पत्रिका में छापा करते थे। इससे बहुत बड़ा योगदान मिला है हमारे हिंदी नवजागरण को या हिंदी साहित्य को। फिर इसी तरह से धीरे धीरे हमारे सामने नए नए जो लेखक थे वो सामने आने लगे, पुरानों की गलतियों को सुधारा, नए को प्रोत्साहित किया और एकजुट होकर के आगे जो बढ़े हैं, हमारा हिंदी नवजागरण एक नया रूप ले लेता है। ठीक है, बात हो गई क्लियर? यहां तक बोलो, बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं है अभी तक? ठीक है, हिंदी नवजागरण का यहां तक बात हो गई। असल में जो रामविलास शर्मा है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने सिर्फ नवजागरण की विशेषता या नवजागरण को विस्तारित नहीं किया, साथ में उन्होंने हिंदी नवजागरण को भी एक नया रूप दिया है। और इससे पहले भी ये जो हिंदी नवजागरण था, ये शुरुआती नवजागरण नहीं था, इससे पहले भी हमारे सामने क्या आता है? बंगाल नवजागरण आता है। ठीक है, और भारत के अंदर अगर हम देखें ना, तो टोटल कुल मिलाकर के हमारे सामने 3 जागरण आते हैं, 3 नवजागरण आते हैं, बंगाल नवजागरण, महाराष्ट्र नवजागरण और हिंदी नवजागरण। ठीक है, हिंदी नवजागरण पे जो हमने चर्चा की है वो यही की है कि हिंदी नवजागरण कैसे कैसे उदय हुआ है, कहां से उदय हुआ है, किन किन क्षेत्रों में हुआ है, किन क्षेत्रों में हुआ है, हिंदी प्रदेशों में हुआ है, कहां से शुरू हुआ है। इसका पहला जो क्या था, चरण था, वो क्या था? स्वयं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह। दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग। तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सब इनके क्या होते हैं? चरण होते हैं। और हिंदी नवजागरण इस तरह से हमारा सामने आगे विकासशील होता है, विकसित होता है। इसके अंदर से फिर हमारे निकलते हैं खड़ी बोली आंदोलन। अभी तक हिंदी आंदोलन था, हिंदी से हमारे सामने निकलता है क्या? खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली आंदोलन को अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली आंदोलन है। खड़ी बोली आंदोलन के बारे में देखते हैं, खड़ी बोली आंदोलन क्या है, खड़ी बोली आंदोलन कहां से शुरू होता है। ठीक है, असल में जो बात शुरू होती है वो खड़ी बोली आंदोलन की तब से शुरू होती है जब खड़ी बोली की रचनाएं हमारे सामने आने लगती हैं।
जब हमारे सामने हमारे साहित्य में खड़ी बोली में रचनाएं सामने आने लगती हैं तो वहां से हम इसकी शुरुआत मान लेते हैं। असल में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? आदिकाल में ही। कब हुई थी? आदिकाल में ही सबसे पहली शुरुआत किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, जो कि खड़ी बोली को एक साहित्यिक रूप दिया था। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं आधुनिक काल की विचारधाराओं को पढ़ रहे हैं। यहां हम देखेंगे खड़ी बोली आंदोलन को। खड़ी बोली की शुरुआत साहित्य में कहां से होती है? कहां से होती है? आदिकाल से, और आदिकाल में भी अमीर खुसरो से। अमीर खुसरो से बाद में देखते हैं मध्यकाल में यानी कि भक्ति काल में तो कुछ इसका उपयोग किया है कबीरदास ने। ठीक है, बाद में आगे हम यहां शुरू करते हैं तो यहां से हमारे सामने खड़ी बोली आंदोलन आता है। और खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत होती है जब 19वीं शताब्दी में हमारे सामने इसकी रचनाएं सामने आने लगती हैं। खड़ी बोली की रचनाएं जो शुरुआत होती है वो कब से होती है? इसका शुरुआत माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्ट विलियम जो कॉलेज है, फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महत्वपूर्ण योगदान क्यों दिया है फोर्ट विलियम कॉलेज ने? वो इसलिए दिया है कि खड़ी बोली के लिए इसने कुछ मुंशियों को हिंदी क्षेत्र में या खड़ी बोली के क्षेत्र में क्या किया? एक मुंशियों को नियुक्त किया। जैसे हमारे सामने आते हैं कौन? असल में वहां खड़ी बोली मुंशियों को नहीं कहा गया, जैसे कि लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। कौन है? सदल मिश्र। कौन है जी? सदल मिश्र। इनको नियुक्ति मिली कि क्या कहकर के इन्हें नियुक्ति मिली? इनको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था भाखा। क्या दिया गया था? भाखा मुंशी। क्या दिया गया था? भाखा मुंशी कहा गया था इनको। ठीक है, हिंदी मुंशी नहीं कहा गया, इनको भाखा मुंशी कहा गया था। और इन्होंने भाखा मुंशी होने के बाद ही जो कहानियां लिखी, जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि इनकी लल्लू लाल की 1908 में लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई रचना प्रेम सागर तथा सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान, ये क्या है? खड़ी बोली की प्रथम रचनाएं मानी जाती हैं जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई हैं। और फोर्ट विलियम कॉलेज की इसमें महत्वपूर्ण योगदान यही माना जाता है। यहां लिखा था ना साइड में कि इसमें क्या था? यहां देखो, यहां पढ़ो ना कि खड़ी बोली की रचनाएं 19वीं शताब्दी से मिलना शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो महत्वपूर्ण योगदान क्या दिया है? वो यही दिया है, लल्लू लाल और सदल मिश्र को नियुक्त किया है भाखा मुंशियों के तौर पर। और इन्होंने भाखा मुंशियों के तौर पर नियुक्त होने के बाद में क्या लिखी है? 1908 में लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखी है खड़ी बोली में। कहां लिखी गई है? पूछा जा सकता है तुमसे कि लल्लू लाल ने, सदल मिश्र ने जो रचनाएं लिखी हैं प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान कहां लिखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी है। कहां लिखी है? फोर्ट विलियम कॉलेज में। और यहां बात करते हैं कि खड़ी बोली के आरंभिक गद्यकार कवि कौन थे? गंग थे। कौन थे? गंग। जो गद्य के तौर पे अगर हम आरंभिक कवि को देखें ना, ठीक है, आरंभिक कवि को देखें तो क्या थे? गंग थे। और गंग का मूल नाम क्या था? गंगाधर भट्ट था, जो कि अकबर के राज दरबारी कवि थे। कौन थे? अकबर के राज दरबारी कवि थे। कौन थे? गंग थे। गंग के बारे में भी और तुलसी के बारे में जैसा कि भिखारी दास ने भी कहा है कि तुलसी गंग दूबो भये सुकविन के सरदार। तुलसी गंग दूबो भये सुकविन के सरदार। इनके काव्यन में मिली भाषा या भाषा विविध प्रकार। ठीक है, तो इनके ऊपर किसने कहा है? भिखारी दास ने कहा है कि क्या कहा है कि तुलसी और गंग, जो तुलसी हैं और गंग यानी कि गंगाधर भट्ट, ये दोनों क्या हो गए? दुबे मतलब दोनों, सुकविन यानी कि सभी कवियों के या अच्छे कवियों के सरदार हो गए।
और इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, इनके काव्यों में, इनकी रचनाओं में जो हमें भाषा देखने को मिलती है वो अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है। तो वहां जो गंग का नाम है वो इन्हीं गंग का नाम है, याद रखना, ठीक है। और गंग की ही एक रचना आती है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि नाटक है, गंग की खड़ी बोली में पहली रचना मानी जाती है। गंग की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि एक नाटक है और खड़ी बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली की गंग की पहली रचना मानी जाती है। यहां तक बात हो गई हमारी किसकी? खड़ी बोली के आंदोलन की, कि खड़ी बोली आंदोलन क्या है। खड़ी बोली आंदोलन क्या था, कहां से शुरू होता है? 19वीं शताब्दी में जब खड़ी बोली की रचनाएं शुरू हो जाती हैं मिलनी। लेकिन साहित्य के रूप में या साहित्य के क्षेत्र में खड़ी बोली कैसे योगदान देती है, कैसे हमारे सामने आती है, क्या उसका रूप रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही खड़ी बोली गद्य के विकास में, जो ईसाई धर्म था 19वीं शताब्दी में, जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म ने खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? जब उन्होंने, यानी कि ईसाइयों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बाइबल का अनुवाद खड़ी बोली में किया। तो बाइबल का अनुवाद खड़ी बोली में करने के साथ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन साथ में ही उन्होंने खड़ी बोली का भी प्रसार किया। वो कैसे किया? क्योंकि आम जनता, आम जन की जो भाषा थी, मान के चलो किसी पर अगर हमें अपना प्रभाव या अपनी विचारधारा का इफेक्ट डालना है तो वो कैसे डालेंगे? एक समुदाय में हम गए, वहां की भाषा खड़ी बोली है, ठीक है, लेकिन वहां जाकर के हम क्या साउथ की भाषा में, ठीक है, या इंग्लिश भाषा में वहां अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने लगे, तो क्या उन पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम अपनी विचारधारा को उस समुदाय की भाषा में अनुवादित करके जब उनको पेश करेंगे तो उन पे हमारी विचारधारा का, हमारी सोच का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वैसा ही अंग्रेजों ने किया, अपने बाइबल का अनुवाद किया खड़ी बोली में, हिंदी क्षेत्र में एक बड़ा फैलाव, बड़ा प्रचार प्रसार करने के लिए। और जब इन्होंने बाइबल को हिंदी में खड़ी बोली में अनुवाद किया तो बाइबल के साथ साथ इन्होंने जो माना जाता है, वो क्या माना जाता है कि खड़ी बोली का भी उसी के साथ साथ प्रसार प्रचार किया। उसके साथ साथ बात करें अगर हम आर्य समाज, उसके साथ साथ जो हम प्रचार करें कि और जो धर्म के उपदेशक थे, अलग अलग धर्मों के उपदेशकों में, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्मा समाज और सनातन धर्म, इन सभी धर्म के जो भी उपदेशक थे, इन सभी उपदेशकों ने भी अपने धर्म प्रचार के लिए उपनिषद और वेदों के ज्ञान, जो उपनिषद और वेदों का जो ज्ञान है उसका, तथा रामायण, महाभारत, इन सभी का खड़ी बोली में अनुवाद किया। क्योंकि इनको महाभारत, रामायण की कथाओं को जनता को सुनाना था, जनता के सामने अपना प्रचार प्रसार करना था। तो कैसे करते? क्योंकि जनता, आम जनता जो बोल रही थी, खड़ी बोली बोलना शुरू कर दिया था। उनको समझाने के लिए, अपनी विचारधाराओं को सुनाने के लिए, क्योंकि रामायण, महाभारत, उपनिषद और वेदों की जो भाषा थी, संस्कृत थी, संस्कृत तो जनता नहीं जानती, तो इन्होंने खड़ी बोली में इनका अनुवाद करके अपना प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसी तरह से इसी को आगे पत्र पत्रिकाएं भी निकली, खड़ी बोली में कुछ पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक भी निकली जो कि गद्य के रूप में हमारे सामने आती हैं। और इन्हीं से हमारे साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान मिलता है, हिंदी के क्षेत्र में, खड़ी बोली का क्षेत्र में, ठीक है। इस प्रकार धार्मिक समुदायों के धर्म प्रचार के आंदोलनों ने हिंदी गद्य के विकास में क्या था? पूर्ण योगदान दिया। विकास में पूर्ण योगदान दिया। क्या था? पूर्ण योगदान दिया, ठीक है। तो इस प्रकार धार्मिक समुदायों के धर्म प्रचार के आंदोलनों ने हिंदी गद्य के विकास में पूर्ण योगदान दिया, ठीक है। यहां तक बात होती है 19वीं शताब्दी का जो शुरुआती ढांचा था,
कैसे के प्रचार प्रसार के लिए जो लोगों ने इसमें योगदान दिए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इस कठिन क्षेत्र में बात करते हैं हम किसकी, सितारे हिंद की। किसकी, सितारे हिंद, यानी कि शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस कठिन क्षेत्र में, जो ये कठिन क्षेत्र चल रहा था, ठीक है, इसके बाद में फिर खड़ी बोली में एक चीज और मिलने लगी जिसको हम बोलते हैं फारसी लिपि, जिससे हमारी उर्दू अलग निकलती हुई दिखती है। फारसी और अरबी लिपि मिलने लगती है। ठीक है, अब ये कठिन क्षेत्र यानी कि कठिन समय हो चुका था। यहां पर खड़ी बोली को विशेष योगदान देने के बजाय जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, वो कुछ कुछ उर्दू में, फारसी लिपि में, इनमें पत्र पत्रिकाएं लिखने लगे थे, पुस्तकें लिखने लगे थे। इस कठिन दौर में जो हमारे सामने शिव प्रसाद सितारे हिंद आते हैं, उन्होंने क्या किया है, इस कठिन दौर में अविस्मरणीय यानी कि जिसको भूला नहीं जा सकता ऐसी भूमिका निभाई। 1868 में इन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा। क्या भेजा कि फारसी लिपि जो प्रचलित में आ रही थी उसके विरोध में, फारसी लिपि को हटाने के लिए सरकार को एक मेमोरेंडम भेजा। और शिव प्रसाद जी ने क्या, हिंदी में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे हैं। ठीक है, शिव प्रसाद जी ने हिंदी में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। और हालांकि हिंदी में इन्होंने ग्रंथ लिखने के बाद, हालांकि बाद में इनका दृष्टिकोण क्या था, फारसी अरबी से लदी हुई उर्दू की ओर झुकने लगा। यानी कि जो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, ये अंत में यानी कि बाद में जाकर के इनका जो रुख था वो अरबी फारसी से लदी हुई उर्दू की ओर झुकने लगा। और इनके विरोध में इनके उर्दू अखबार बनारस अखबार के विरोध में सामने खड़े होते हैं। कौन खड़े होते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह खड़े होते हैं इनके विरोध में। इनके उर्दू अखबार बनारस अखबार, जिसको इन्होंने शुरू किया था कब, 1845 में, उसके विरोध में खड़े होते हैं कौन, राजा लक्ष्मण सिंह। और वो किसका, अभिज्ञान शकुंतलम का क्या करते हैं, हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में अनुवाद करते हैं। किसके विरोध में, शिव प्रसाद सितारे हिंद के विरोध में शुद्ध हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई यहां तक, बोलो। ये सब आ रहे हैं धीरे धीरे, खड़ी बोली हमारे साहित्य के क्षेत्र में आ रही है। उसके बाद में क्या होता है जी, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे कि दयानंद सरस्वती आते हैं, उन्होंने अपना आर्य समाज की स्थापना की और उसी के अंदर कुछ पत्र पत्रिकाएं निकाली कि हिंदी में ही। ठीक है, और इसी तरह से धीरे धीरे हमारा जो भी खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, जो खड़ी बोली का योगदान है, वो साहित्य के क्षेत्र में आने लगता है। इसके बाद में तो बहुत सारी जो रचनाएं हमारे सामने आती हैं खड़ी बोली की, जैसे कि उपन्यास के क्षेत्र में अगर हम देखें तो उपन्यास में हमारा सबसे पहला आता है किसका, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास प्योर खड़ी बोली में है, जो कि मेरठ के आसपास की खड़ी बोली उसमें दिखाई गई है। उसके बाद में आता है कौन सा, परीक्षा गुरु, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास भी माना है। वो दिल्ली की भाषा आती है, उसमें खड़ी बोली दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे उपन्यास आते हैं, बहुत सारी कहानियां आती हैं, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं खड़ी बोली में निकल के हमारे सामने आती हैं। जो शुरुआती ढांचा है वो ये है, बाद का ढांचा तुम खुद भी बहुत अच्छे से जानते होगे। दिक्कतें जो आती हैं वो कहाँ आती हैं, शुरुआत चीज़ों की कहाँ होती है, शुरुआत जहां से होती है, अगर उस चीज पे हमारी पकड़ अच्छी हो जाए तो अंत की चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में हिंदी के रूप में खड़ी बोली हमने देख लिया है। फिर हमारे सिलेबस में एक पॉइंट और आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, जो हमने देखा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
10 जुलाई 1800 ईस्वी को कोलकाता में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली ने युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित यानी कि ट्रेनिंग देने के लिए कराई थी। यानी कि उसकी जो स्थापना कराई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की, किसने कराई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली ने 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को कोलकाता में जो युवा सिविल सेवक होते हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। वेलेंजली का जो मानना था, उन्होंने शुरुआत जो की थी ये मान के की थी कि जो सिविल सेवक हैं, सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा, संस्कृत आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। वेलेंजली का मानना था जो भी सिविल सेवक हैं उनको अपनी स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि संस्कृत आदि भाषाएं। तो इसलिए इसकी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई गई थी। यहाँ की ये देखो, यहाँ हिंडज यानी कि हिंडज नहीं है यार, ये हद हो गई भाई, हिंदी है। इसके अंदर देखो हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती आदि देशीय भाषाओं में पुस्तकें अनुवाद होती हैं। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अनुवाद होती थी, क्या होती थी? अनुवादित होती थी, या अनुवादित होती थी या अनुवाद होती थी, ठीक है। तो मतलब यहाँ यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती आदि देशीय जो भाषाएं हैं उन सभी में पुस्तकें अनुवादित होती थी। और हिंदी या हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? इसके अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर हिंदी या हिंदुस्तानी जो विभाग था उसके अध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया गया था। और उर्दू तथा भाखा के लिए, यानी हिंदवी को भाखा कहा जाता था, और उसके लिए उर्दू के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए, भाखा के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए। यानी कि हिंदवी या फिर भाखा, इनके लिए हिंदवी या भाखा के लिए जो मुंशी नियुक्त हुए थे वो कौन थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र थे। ये फोर्ट विलियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। फिर आता है हमारे सामने भारतेंदु व हिंदी नवजागरण, ठीक, भारतेंदु व हिंदी नवजागरण। और इसमें क्या आता है? भारतेंदु के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, यहाँ उनके मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको पढ़ते हैं कि देखो क्या है। हिंदी साहित्य में नवजागरण यानी कि आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। और उन्होंने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लाए, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भाव बोध से समृद्ध किया। आधुनिक भाव बोध क्या है? विद ने बोध, आधुनिक भाव बोध से समृद्ध किया है, यानी कि जोड़ा है, ठीक है। भारतेंदु जी के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए यहाँ मेन पॉइंट है, मेन तथ्य हैं उनको यहाँ पढ़ रहे हैं, जो कि वहाँ हम नहीं पढ़े थे, जो कि सिर्फ भारतेंदु जी के लिए स्पेशल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी साहित्य में जो नवयुग है या फिर आधुनिक युग है उसका आरंभ हम कहाँ से मानते हैं? भारतेंदु युग से मानते हैं, ठीक है। भारतेंदु जी ने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल से संज्ञान किया, यानी कि विचारधाराओं, सिर्फ विचारधाराओं पर ही उन्होंने काम नहीं किया कि उनकी जो भी विचारधारा थी उसी को रख दिया, उसी को रख के सामने दे दिया, लेकिन बल्कि उन्होंने क्या किया? उन जो उनकी विचारधारा थी, उन विचारधाराओं में जो मूल्य थे उनको साहित्य से जोड़ा। जैसे भारतेंदु जी की जो विचारधारा थी, उन्होंने उस विचारधारा के तौर पर उस मूल्य को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ा। और जो देश की उस समय राजनीतिक स्थितियां थी, उस समय जो देश की राजनीतिक स्थितियां थी उनको ध्यान में रखते हुए, उनको बराबर नोटिस करते हुए उन्होंने क्या किया? नवजागरण के केंद्र में, देखो नवजागरण के केंद्र में आम मनुष्य की स्थापना की, यानी कि नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना की। और भारतेंदु ने इसी समझ तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परख करके, जान करके उसकी दुर्दशा के विषय, यानी कि उसकी दुर्दशा के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? रोबहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। तो ये क्या है? भारत दुर्दशा नाटक में ये लिखा है, ठीक है।
क्यों लिखा है? क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी, सिर्फ विचारधारा पर काम नहीं किया, उन्होंने विचारधाराएं नहीं दी, विचारधाराओं के साथ में साहित्य भी लिखा है, जो कि तत्कालीन समय में राजनीतिक स्थितियां थी, सामाजिक स्थितियां थी, जो सांस्कृतिक स्थितियां थी, उन सभी के ऊपर। राजनीतिक स्थितियों में जो भी मनुष्य की हालत थी, जो देश की हालत थी, उसके ऊपर भारत दुर्दशा को लिखा है कि भारत की क्या दुर्दशा उस समय थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा हिंदी नवजागरण देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे उन्होंने योगदान दिया खड़ी बोली में, कैसे कैसे उन्होंने आगे अपनी विचारधारा को, यानी कि कैसे कैसे उन्होंने लेखकों को प्रोत्साहित किया, वो सब हम देख चुके हैं। यहां पर देखते हैं इनके बारे में जो मुख्य तथ्य हैं जो छूट गए हैं उनको देखते हैं। ठीक है, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, और 1903 में अध्यक्ष बने किसके? सरस्वती पत्रिका के। और इसी के माध्यम से इन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया और लेखकों को क्या प्रोत्साहित किया, काय के लिए? हिंदी में लिखने के लिए, खड़ी बोली में लिखने के लिए, जो गलतियां उनकी आ रही थी उनमें सुधार करके उनको प्रोत्साहित किया। द्विवेदी जी कृतियों का विरोध किए, ठीक है, तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक नए ज्ञान अनुशासनों के हितायती थे। जो आधुनिक नया ज्ञान होता है, उसके जो अनुशासन होते हैं, उसके हित में बात करते थे, उसके हितायती थे और उसके हित में विचारधारा को लेकर के आगे चल रहे थे। संपत्ति शास्त्र एक रचना है, उसकी भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण दिख रहा है। द्विवेदी जी छुआछूत के विरोधी थे, यानी कि द्विवेदी जी जो थे वो छुआछूत के विरोध में थे, जातिगत जो छुआछूत होती है उसके विरोध करते थे। और सन 1914 में, कब? 1914 में उन्होंने निम्न जाति यानी कि निचली जाति के व्यक्ति हीराडोम की कविता सरस्वती में छापी थी, या प्रकाशित की थी। ये द्विवेदी जी का योगदान है, किसमें? खड़ी बोली में, हिंदी नवजागरण में। हिंदी नवजागरण जो हम पढ़ रहे थे उसमें किस किस का योगदान है, क्या क्या योगदान है, कैसे कैसे हिंदी से खड़ी बोली आंदोलन शुरू हुए हैं, हमने आज डिटेल में इसकी पूरी चर्चा की है। और यहाँ तक आने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक क्लास को देखते हुए आ गए हो तो एक उम्मीद मैं कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो विचार हैं, तुम्हारी जो कोशिशें हैं, तुम्हारी जो मेहनत है वो चरम सीमा पे है और तुम्हें आने वाले समय में जेआरएफ से कोई भी नहीं हरा सकता। ठीक है, आने वाले समय में जो जेआरएफ है वो तुम्हारे हाथ में होगा। जो भी वैकेंसी की तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में होगी, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो यूपीएससी का ऑप्शनल हो। ठीक है, क्योंकि डिटेल में हम चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में। ठीक है, इतनी डिटेल में कि आने वाला जो समय है बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, पीछे भी हम देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आई होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। और आज जो कुछ पढ़ाया है उसको साथ में नोट भी करते रहना, नोट्स अच्छे से बनाते रहना और अपने ग्रुप जो शिक्षा एम्पायर टेलीग्राम ग्रुप है उससे भी जुड़ जाएं, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन और क्लास की पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, इंफॉर्मेशंस, सब कुछ, या तुम्हारे डाउट भी वहां पर क्वेरी सोल्व की जा सकती हैं। तो ग्रुप से जुड़ें और अपने इस परिवार को, शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट का जो परिवार है, तुम्हारा अपना खुद का परिवार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होगा इतनी ज़्यादा हम सभी को खुशी होगी। और जो तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा साथी, तुम्हारा गुरु अली सर जो यहाँ खड़ा है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, उसको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। और इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा तो आने वाले सेशन में और बेहतर से बेहतर कंटेंट तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।